अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। यह चैप्टर इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर चैप्टर इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो जैसे आप जानते हैं कि मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, इनके हम नाम लिख देते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो हम कहते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी हो सकती है, द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट। सपोज करें ये ट्रेन है, ये इस ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये ट्रेन जैसे चलेगी तो हम कहेंगे इस ट्रेन का जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी है। भाई ट्रांसलेटरी क्यों है? क्योंकि जब ये ट्रेन चलेगी तो हर एक कंपार्टमेंट एक जैसा डिस्प्लेस होगा। अगर ये कंपार्टमेंट 2 मीटर आगे जाएगा तो ये भी और ये भी। तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन होगी अ मोशन इन विच every particle of a body displaced by equal amount। इसके अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है। इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, आपके बुक में भी लिखी हुई है। सपोज करें ये एक ट्रैक है और ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ऑब्जेक्ट अगर इस ट्रैक पे मूव कर रहा है और ये ग्राउंड है सपोज करें, तो ये एक ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये इसकी एक्सिस होंगी एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और ये इसकी एक्सिस होंगी एक्स वाई जेड। हम इस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन तब कह सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एक्सिस आपस में पैरेलल रहें। जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक्स डैश एक्स से पैरेलल रहेगा, वाई जो है वो वाई जेड से, वाई डैश से पैरेलल रहेगा, और जेड जो है वो जेड डैश से पैरेलल रहेगा। तो हम कहेंगे द मोशन इन विच objects in which axis of the object's frame of reference remains parallel to the corresponding axis of observer's frame of reference। तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन होगी। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है a motion in which axis of observer's frame of reference, या in which the axis of object's frame of reference remains parallel to the corresponding axis of observer's फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये भी एक डेफिनेशन होगी ट्रांसलेटरी मोशन की। अब ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो हम कहते हैं दी मोशन ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ट्रेन का मोशन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक, या हम कहते हैं दूसरा एग्जांपल देते हैं द मोशन ऑफ कार अलोंग स्ट्रेट रोड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन के हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हम डिस्कस करते हैं रोटेटरी मोशन, दूसरा टाइप। रोटेटरी मोशन, व्हाट इज रोटेटरी मोशन? तो हम कहते हैं the motion in which every particle of a body moves along the circular path।
ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो हम उस मोशन को कहेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे देखें ये डिस्क है, अगर ये डिस्क रोटेट करेगी, सपोज करें ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, आप देखेंगे कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं रोटेट करेंगे, यानी इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जब डिस्क रोटेट करती है तो इसके पास रोटेटरी मोशन होता है। तो हम कहेंगे द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी moves along a circular path। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इस टर्म को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द लाइन अबाउट विच a body rotates। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि when a body rotates, every particles moves along the circular path, the center of all particles lies on a straight line known as axis of rotation। अब थोड़ी सी बात समझें, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो जब बॉडी कोई रोटेट करेगी तो बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। जब बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो हर पार्टिकल के सेंटर्स मुख्तलिफ होंगे, और जब हर पार्टिकल के सेंटर मुख्तलिफ होंगे तो वो एक लाइन पे लाई करेंगे और उस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप यहाँ देखें, इस डोर का एग्जाम्पल दें, तो जैसे ही ये डोर ओपन होगा तो ये रोटेट करेगा। बेसिकली अगर हम इसको ऐसे ओपन कर रहे हैं तो ये रोटेट करेगा, और इस डोर का हर एक पार्टिकल, आप सपोज करें एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये इसके कुछ पार्टिकल्स हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। इस पार्टिकल का सेंटर यहाँ लाई करेगा, इस पार्टिकल का सेंटर यहाँ होगा, इस पार्टिकल का सेंटर यहाँ होगा। तो जब मैं इन सारे सेंटर्स को आपस में मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। रोटेटरी मोशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। अब देखें, अगर ऐसा रोटेटरी मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास हो रही हो तो हम उस मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। तो हम कहते हैं द रोटेटरी मोशन in which the axis of rotation passes through body itself। यानी ऐसा रोटेटरी मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास हो रही हो तो उस मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन का बेहतरीन एग्जांपल है मोशन ऑफ टॉप। टॉप मीन्स लट्टू, ठीक है, ये एक लट्टू है समझे। अब जब ये रोटेट करेगा तो आप देखेंगे ये एक नेल इसका निकला हुआ होता है बाहर,
जिस पे ये रोटेट करता है, जिस पे ये स्पिन करता है। तो ये जो इसका नेल है इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो नेल है वो इस बॉडी में से पास हो रहा है, तो इसीलिए हम इस मोशन को कहेंगे कि ये स्पिन मोशन है। इसी तरीके से जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो हम उस मोशन को भी स्पिन कहते हैं, क्योंकि उस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो अर्थ में से पास होती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं मोशन ऑफ टॉप, दूसरा एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये दो एग्जांपल स्पिन मोशन के हो गए। इसी तरीके से मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील, ऑटोमोबाइल व्हील भी जो है उसका मोशन भी जो है वो स्पिन की कैटेगरी में आता है। अब हम बात समझेंगे, दूसरा मोशन पढ़ेंगे और उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन, व्हाट इज ऑर्बिटल मोशन? तो हम कहेंगे ऐसा रोटेटरी मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास नहीं हो रही हो, तो उस मोशन को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। द रोटेटरी मोशन, the rotatory motion in which the axis of rotation does not pass through body itself। ठीक है। अब ऐसा मोशन जो है उसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो हम कहते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इस केस में जब अर्थ सन को ऑर्बिट करती है तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन सन होता है। ये सन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब है हमारी अर्थ जो है इस मोशन में हमारी अर्थ कभी भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अर्थ में से पास नहीं होगी। सन कभी भी अर्थ में से पास नहीं होगा। इस केस में हम इस मोशन को कहेंगे कि ये ऑर्बिटल मोशन है। इस तरीके से मोशन ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कभी भी हमारी अर्थ को टच नहीं करेगी, तो इसलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का जो मोशन होगा ये भी ऑर्बिटल मोशन कहलाएगा। इसी तरीके से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, motion of electron around nucleus, so these are the examples of orbital motion। और मोशन का जो तीसरा टाइप होता है इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसका दूसरा नाम वाइब्रेटरी भी होता है, ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आप देखेंगे ये पेंडुलम दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में वाइब्रेशन करता है, मूव करता है। तो जब कोई बॉडी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करेगी तो हम उस मोशन को कहेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे आपको पता है मोशन ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स में जो एटम होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करते हैं। इसी तरीके से आपको पता है एंटेना, कोई एंटेना हमारे पास होती है, उस एंटेना के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑसिलेशन करते हैं और उस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनती है। ये चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। बहरहाल इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। मोशन ऑफ पेंडुलम, नंबर 2 मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीना, और इसी तरीके से मोशन ऑफ एटम्स
in solids. So these are basically examples of oscillatory motion. तो आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, the physical quantity which produces angular acceleration, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे उसको भी टॉर्क कहते हैं। अब इस टॉर्क को अगर हम समझना चाहते हैं तो सपोज करें ये एक प्लेन है और ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लग रहा है और अब हम इस पार्टिकल की मूवमेंट यानी टॉर्क निकालना चाहते हैं पॉइंट O पे। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया। आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब हम इस फोर्स को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये वाला एक ये बन जाएगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के यानी पैरेलल होगा। यानी हम कहेंगे इस कंपोनेंट को कहेंगे एफ कॉस थीटा और इस कंपोनेंट को कहेंगे एफ साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम पैरेलल कंपोनेंट कह सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह सकते हैं। ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये बॉडी को क्या करेगा, ये बॉडी को जो है वो अपना पुल करेगा यानी डिस्प्लेस करवाएगा। और ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो बॉडी में जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। बल्कि टॉर्क को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। सो बेसिकली टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है। अब अगर टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है तो इसका मतलब है टॉर्क कौन सी क्वांटिटी होगी? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम फाइनली टॉर्क को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स। अब अगर आप इस पोजीशन वेक्टर को समझना चाहते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, तो हम कहते हैं दिस इज द वेक्टर, या हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो है पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and the point where force is acting, this is called the position vector। अब अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, जैसे आप जानते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो टॉर्क का फार्मूला होगा एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। अब थोड़ा सा समझें, ये जो आर साइन थीटा है यानी अगर मैं इसके ऐसे कंपोनेंट्स निकालूं, अगर मैं इस आर को रिजॉल्व करूं तो ये आर वाला कंपोनेंट होगा, यानी एक आर का कंपोनेंट ये होगा, दूसरा आर का कंपोनेंट ये भी होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा, इसको टेक्निकली हम कहते हैं मूवमेंट आर्म।
ठीक है, तो हम टार्क का मैग्नीट्यूड ऐसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, वेयर आर साइन थीटा इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो टार्क होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क हमें कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म। यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर होगा कि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, और दूसरा फैक्टर होगा कि आपकी मूवमेंट आर्म जो है वो कितनी थी। अगर आप टार्क का मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं, या तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, या तो आप मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर दें। अब हम ये समझने लगे हैं कि मूवमेंट आर्म क्या है, व्हाट इज मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म के लिए हम कहते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of force। ये आप इस तस्वीर में समझ सकते हैं। सपोज करें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है, और ये जहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म जितनी हम बड़ी रखेंगे उतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सपोज करें अगर ये फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अगर सेम फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला जो फोर्स होगा जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ये टार्क कम प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स जो है वो टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इस केस में मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, और ये सेम फोर्स अगर मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करूँगा तो टार्क कम प्रोड्यूस होगा क्योंकि मूवमेंट आर्म जो है कम हो गई है। तो आपने देखा होगा, सपोज करें अगर हमारे पास ये एक व्हील है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है व्हील की, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर मैं टेंजेंशियल पुश दूंगा तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, पर अगर यही फोर्स अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स अप्लाई होता है तो उस केस में हम कहते हैं हमारी मूवमेंट आर्म जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अगर आप इस दरवाजे का एग्जाम्पल ले लें तो देखें, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। अगर ये स्पिंडल मैं यहाँ से निकाल के यहाँ लगाऊंगा तो क्या होगा, फिर अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करूँगा तो टार्क इतना प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए इसका स्पिंडल बिल्कुल एंड पे रखा जा रहा है ताकि मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो। मूवमेंट आर्म अगर ज़्यादा होगी तो हमारा टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो आई होप कि आप मूवमेंट आर्म को समझ गए होंगे। तो मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब अगर आपको टार्क बढ़ाना है तो टार्क बढ़ाने के लिए या तो मैग्नीट्यूड बढ़ा दो फोर्स का, या अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का नहीं बढ़ा सकते तो आप मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर दो। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है कि टार्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लाजमी है इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमिन्ड by using right hand curve rules। राइट हैंड कर्व रूल हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम वेक्टर में पढ़ के आए थे तो क्या करेंगे, हम राइट हैंड को हम प्लेस करेंगे आर पे और इसको कर्ल करेंगे टुवर्ड्स दी फोर्स, जैसे आप पढ़ के आए थे। सपोज करें अगर ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका
जो है वो फोर्स है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप रखेंगे R पे और इसको कर्ल करेंगे टुवर्ड्स B पे, तो ये जो थंब होगा ये आपको टार्क का डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। बहरहाल आप इंटीजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि हम टार्क का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि टार्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है R और F की। अगर हम टार्क का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो टार्क का डायरेक्शन तब चेंज होगा जब या तो हम R का डायरेक्शन चेंज करें या हम F का डायरेक्शन चेंज करें। दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन हमें रिवर्स करना पड़ेगा। पर अगर हम दोनों का डायरेक्शन साइमल्टेनियसली रिवर्स करेंगे तो टार्क के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। सो the direction of torque can be reversed by reversing the direction of R or F। दोनों में से किसी भी एक का डायरेक्शन हमें रिवर्स करना पड़ेगा। पर अगर हम दोनों का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो फिर टार्क के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टार्क निकालने का फार्मूला भी आपने जानते हैं। अगर ये R क्रॉस F है तो आपको पता है हम निकालेंगे मॉड्यूलस, यहाँ लिखेंगे I J और K, यहाँ लिखेंगे RX RY RZ FX FY और FZ और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इस टार्क को समझ सकते हैं। अब दूसरी बात देखें, जो हमेशा रूल ये है कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं और जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो टार्क जो बॉडी में क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसको नेगेटिव लेंगे और जो टार्क बॉडी में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, द टार्क produce counter clockwise rotation in body is taken as positive. The torque produces clockwise rotation in body is taken as नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट और आप नोट करें, देखें जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास होगा, जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास होगी वो फोर्स बॉडी में कभी भी टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखें सपोज करें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये एक फोर्स ये से अप्लाई हुआ, दूसरा फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ, तीसरा फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है और फोर्थ फोर्स जो है वो ऐसे अप्लाई हो रहा है। अब आप ये F1 है सपोज करें, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन से फोर्स हैं जो बॉडी में टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा F1 टार्क प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास नहीं हो रही। ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन इसकी ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरीके से अगर आप यानी F1 रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा, F3 भी करेगा, बाकी F2 और F4 बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी फोर्स की वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास होगी। इसी तरीके से इस फोर्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास होगी। तो याद रखिएगा when the line of action of a force is passing through the axis of rotation
of body, then the force cannot produce टॉर्क, तो फिर वो फोर्स बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट देखें जो सिंपल बात है कि टॉर्क जो सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करता है वो हमेशा चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है। देखें ये फोर्स है ना F2, अगर आप कह रहे हैं ये आपकी एक्सिस है, सपोज करें P, अगर आप P पॉइंट पे टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं और अगर आप Q पॉइंट पे टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं, सपोज करें मैं कंसीडर करता हूं कि एक फोर्स है अभी, तो अगर मैं इस एक फोर्स का पॉइंट P पर टॉर्क फाइंड करूंगा तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जब मैं पॉइंट P पर टॉर्क फाइंड कर रहा हूं तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है। पर अगर इसी फोर्स का टॉर्क मैं Q पे फाइंड करूंगा तो Q पे कुछ ना कुछ टॉर्क जरूर होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम टॉर्क निकालेंगे तो हम सबसे पहले चूज करेंगे कि हम कौन सी पॉइंट पे टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे the torque produced by force, the torque produced by force depends upon the choice of origin। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। अब एक बात और भी हम देख लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा और कौन सा फोर्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। अब देखें ये एक फोर्स ये है, इस फोर्स को मैं कह रहा हूँ F1 और दूसरा फोर्स है F2 और इस साइड पे एक फोर्स है जिसका नाम है F3 और इस फोर्स का नाम है F4। अब मैं यहाँ पे एक टेबल भी बना लेता हूँ और इस टेबल में हम बात करेंगे, एक फोर्स है और ये क्लॉकवाइज होगा और ये काउंटर क्लॉकवाइज। या हम ऐसे कह सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसी तरीके से राइट साइड, राइट साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फोर्स, ये फोर्स है और इसी तरीके से हम बात करेंगे रोटेशन की। अब आप समझें कि हमारा फोर्स जो था वो अपवर्ड है, वो हमारा एक फोर्स है जो अपवर्ड है और वो फोर्स हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है। अगर ये फोर्स है, ये फोर्स F1 ये हमारा लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है और ये फोर्स अपवर्ड है, तो ये बॉडी में रोटेशन ऐसे प्रोड्यूस करेगा। तो इस रोटेशन को हम कौन सी रोटेशन कहेंगे? तो इस रोटेशन को हम कहेंगे क्लॉकवाइज। तो आपने देखा कि हमारा फोर्स अपवर्ड था और हमारा फोर्स जो था लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन था। अगर लेफ्ट साइड होगा तो वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, और अगर यही फोर्स अगर डाउनवर्ड होगा, यही फोर्स अगर डाउनवर्ड होगा और लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो ये रोटेशन ऐसे प्रोड्यूस करेगा और इस रोटेशन को हम कहेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये होगा काउंटर क्लॉकवाइज। और फोर्स हमारा अपवर्ड ही है, पर अब फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है? राइट साइड पे। तो जब फोर्स हमारा राइट साइड पे लगेगा, फोर्स हमारा अपवर्ड होगा, तो अब ये रोटेशन कैसे प्रोड्यूस करेगा? देखें ऐसे, इस रोटेशन को हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर ये फोर्स हमारा डाउनवर्ड है पर ये फोर्स हमारा राइट साइड पे लग रहा है तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। तो ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
इस तरीके से अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले आप ये नोट कर लें, तो फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कपल की। तो कपल क्या है? तो हम कहते हैं इट इज़ द पेयर ऑफ फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक पेयर होता है फोर्सेस का, यानी दो फोर्सेस हमेशा कपल कंस्टिट्यूट करते हैं। एक फोर्स समझो कि F है तो दूसरा फोर्स भी F होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी एक अपवर्ड एक्ट करेगा तो दूसरा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये फोर्स मैं यहाँ रखूँगा ना ऐसे, तो ये कपल प्रोड्यूस नहीं करेगा। कपल प्रोड्यूस करने के लिए लाजमी है कि दोनों फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करें। अगर एक फोर्स पॉइंट ए पर एक्ट कर रहा है तो दूसरा फोर्स पॉइंट बी पर एक्ट करना चाहिए, यानी दोनों की पॉइंट ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। बहरहाल लिख लेते हैं, two forces having, या हम ऐसे भी कह सकते हैं it is a pair of forces having equal magnitude, opposite direction and acting on to different points। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जो फोर्सेस कपल बनाते हैं उनका वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो होता है, उनका वेक्टर सम ज़ीरो होता है। सो हम कहते हैं the vector sum of forces constitute a couple is zero, but their effect is different। वेक्टर सम करेंगे फोर्सेस का ज़ीरो होगा। अगर फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो है, इसका मतलब है वो फोर्स जो कपल बनाएंगे वो बॉडी में कभी भी लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कपल वाले फोर्सेस हमेशा बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द फोर्सेस विच constitute a couple always produces rotation इन अ बॉडी, वो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। कपल के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, आपने साइकिल के अगर पेडल देखे होंगे तो एक पेडल ऊपर के तरफ लगता है, दूसरा पेडल नीचे के तरफ लगता है। तो ये भी दो फोर्सेस हैं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती हैं। तो जब हम ये पेडल चलाते हैं तो रोटेशन प्रोड्यूस होती है व्हील में, तो ये एक कपल का एग्जाम्पल है। या आपने इंटर में पढ़ा होगा कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है, तो जब उसमें करंट फ्लो करता है तो आपने देखा होगा उस कॉइल में भी रोटेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कपल प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात आप ये समझेंगे कि जो फोर्सेस कपल प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये दो फोर्सेस कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इन दो फोर्सेस को सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हमें कपल को रिप्लेस करना है तो उसके लिए एक और कपल चाहिए, एक एंटी कपल चाहिए। कैसे? अगर ये एक कपल है तो ये इसका एंटी कपल होगा, यानी कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय सिंगल फोर्स बट इट कैन बी बैलेंस बाय एन अदर अपोजिट कपल। द कपल cannot be replaced, the couple cannot be replaced by a single
force but can be replaced by another couple। कपल को रिप्लेस करने के लिए आपको एक और जो है कपल चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कपल जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसका फार्मूला क्या होगा। सो मूवमेंट प्रोड्यूस बाय कपल, तो याद रखिएगा जो मूवमेंट कपल प्रोड्यूस करेगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। यानी जो मूवमेंट कपल प्रोड्यूस करेगा वो होगा एफ डी। डी जो है वो क्या है, डी को थोड़ा समझें। डी है आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या होती है तो थोड़ा सा समझें। आर्म ऑफ कपल सो हम कहते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। समझें, ये एक फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, ये दो हमारे पास फोर्सेस हो गए। ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो इन दो फोर्सेस के बीच लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं आर्म ऑफ कपल। सो आर्म ऑफ कपल क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, अब एक लास्ट में एक बात सुन लें। जैसे हमने पहले बताया था कि सिंगल फोर्स की जब हम बात करेंगे, जो सिंगल फोर्स टार्क प्रोड्यूस करेगा वो चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करेगा, पर जो कपल रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, जो कपल टार्क प्रोड्यूस करेगा वो कभी भी चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर आप यहाँ पे टॉर्क निकालना चाहें इस पॉइंट पे, या अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहें, दोनों पॉइंट पे टॉर्क सेम होगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को चूज कर रहे हैं एज एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कपल जो टॉर्क निकालेगा उसका फार्मूला होगा एफ डी। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा और फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही का वही रहेगा, चाहे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये अज्यूम करें या आप ये अज्यूम करें। तो इसलिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं, द मूवमेंट प्रोड्यूस by couple is independent of choice of origin। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए, टॉर्क डिस्कस किया, कपल डिस्कस किया। अब हम कुछ MCQs लिखेंगे, फिर आपसे डिस्कस करेंगे और फिर क्लास हम जो है इसको वाइंड अप करेंगे। तो आप पहले नोट कर लो, तो फिर मैं कुछ MCQs लिख लेता हूँ। अच्छा, आप ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। तो आपको पता है मोशन ऑफ टॉप स्पिन मोशन है, मोशन ऑफ व्हील भी स्पिन है, तो मोशन ऑफ ट्रेन, तो इसका ऑप्शन होगा 3 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन आपको पता है मोशन ऑफ टॉप स्पिन है, मोशन ऑफ अर्थ ऑन ऑन एक्सिस ये भी स्पिन है, मोशन ऑफ सैटेलाइट ये ऑर्बिटल है, तो इसका भी ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सही है। मोमेंट आर्म ये भी सही है, चॉइस ऑफ ओरिजिन ये भी सही है, तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन है जो पास पेपर में भी आ चुका है, द टॉर्क प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज। तो जो टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है हम उसको नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, तो आपको पता है टॉर्क 0 प्रोड्यूस होगा क्योंकि मोमेंट आर्म 0 होगी। इसी तरह देखें, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स एक्सिल, अगर कोई फोर्स किसी एक्सिल पे अप्लाई होगा तो आपको पता है किसी व्हील की एक्सिल पे अप्लाई होगा तो वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इस केस में मोमेंट आर्म जो है वो 0 होती है। अब आप इस न्यूमेरिक इस MCQs को देखें
द डायरेक्शन ऑफ टार्क कैन बी रिवर्स। तो मैंने बताया था कि अगर हम टार्क का डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं तो या तो हम आर का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे या तो हम एफ का। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एफ आर आर, दोनों में से किसी भी एक का। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, इसके ऑप्शंस भी मैंने नहीं लिखे हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझते हैं टार्क कैसे मिलेगा, आर क्रॉस एफ से आई जे के, और पहले हम लिखेंगे आर। तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो 2 3 4 और 2 3 5, यहाँ से हम आई निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 15 होगा, इसको इससे 12 होगा। माइनस का जे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको इससे करेंगे 8, प्लस के इसको इससे करेंगे 6, इसको इससे करेंगे 6। तो ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा माइनस का 2j, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका टार्क होगा ऑप्शन ए 3i प्लस 2j, ऑप्शन बी 3i माइनस 6k, और ऑप्शन सी 2i माइनस 3k, ऑप्शन डी 3i माइनस 2j। तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ कपल। जो फोर्सेस कपल बनाते हैं उनका वेक्टर सम 0 होता है। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ कपल। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है, ठीक है। दीज आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सही है, ये अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी सही है। दीज आर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट, ये गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मूवमेंट प्रोड्यूस बाय अ कपल। तो मैंने बताया था जब कपल की मूवमेंट आप फाइंड करेंगे तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड उठाएंगे और आर्म ऑफ कपल उठाएंगे। तो आर्म ऑफ कपल 2 है, तो इसका राइट ऑप्शन 40 होगा, तो इसके लिए बी होगा। तो इस तरीके से हमने आज एक लेक्चर चैप्टर नंबर 5 पे दे दिया। इंशाल्लाह कल आपके चैप्टर 3 की एक टेस्ट रहती है और उसके साथ चैप्टर 4 की भी मैं टेस्ट अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।